आरती और मैं एक लंबी बोट राइड पर गए। अलसुबह की बयार में उसका हरा दुपट्टा पीछे की ओर उड़ रहा था। तुमने कुछ तय किया कि अब आगे क्या करोगे? उसने पूछा। मैं प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज देख रहा हूँ और वे सभी बहुत महंगे और बहुत बुरे हैं, मैंने कहा। मैं कुछ देर के लिए रुका। नाव नदी के बीच में ठहरी हुई थी। मैं सोचने लगा कि क्या आरती मेरे पास आएगी और मेरी हथेलियाँ सहलाएगी। उसने ऐसा नहीं किया। तो अब क्या? आरती ने पूछा। कोई पत्राचार डिग्री और जॉब और लोन के बारे में क्या? उसे मैनेज किया जा सकता है बाबा, उसमें से बहुत कुछ सेटल कर चुके थे। मैं झूठ बोल गया। मैं नहीं चाहता था कि मैं उस पर अपनी मुसीबतों का बोझ डालूं और उसके साथ मुझे जितना वक्त बिताने का मौका मिला है उसे गवा दूं। गुड, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वो उठी और मेरे पास बैठ गई। फिर उसने मेरा हाथ अपने हथेलिया में लिया और कुछ सोचते हुए मेरी उंगलियां चटकाने लगी। तुम राघव के साथ खुश हो ना? मैंने पूछा। मैं उम्मीद कर रहा था कि काश वो कहती नहीं। मैं ऐसा दिखावा कर रहा था मानो मैं इसका उलट चाहता हूँ। ओह यस, उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखें चमक रही थी। राघव बहुत अच्छा है। मैंने अपना हाथ खींच लिया। वो मेरी निराशा को समझ गई। मैंने तो कभी नहीं कहा था कि वो अच्छा नहीं है। मैंने दूसरी तरफ देखते हुए कहा, तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं एक नकली मुस्कुराहट मुस्कुरा दिया। और वो कैसा है? उसने अपने पेरेंट्स को कह दिया है कि वो इंजीनियर नहीं बनना चाहता। वे इस बात से खुश नहीं है। वो इडियट है। अब भला वो क्या करेगा? जर्नलिज्म, उसने कहा। उसे जर्नलिज्म से प्यार है। वो यही करना चाहता है। वो कुछ बदलाव लाना चाहता है। उसने यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स भी ज्वाइन कर ली है। टोटली स्टूपिड, मैंने कहा। मैंने फिर पतवार उठा ली। आरती अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। वापसी के दौरान हम चुप्पी साधे रहे। नदी में पतवार की छपाक की आवाज़ ही खामोशी को तोड़ रही थी। आरती के बाल और बड़े हो गए थे और अब वे उसकी कमर तक आने लगे थे। मैं उसकी पलकों का झपकना देखता रहा। लगता था जैसे सुबह का सूरज उसके भीतर है और उसकी त्वचा से उसकी रोशनी फूट रही है। मैंने उसके होठों को नज़रअंदाज कर दिया। यदि मैं उन्हें देखता तो मेरे मन में उन्हें चूम लेने की इच्छा जाग जाती। अब वो किसी और की है। तुम्हारे जैसे कम अकल को भी ये बात अब तक समझ में आ जानी चाहिए। हाँ, मेरा दिमाग इस बात को जानता था, लेकिन दिल इसे मानने को राजी ना था। आखिर हम बड़े ही क्यों हुए गोपाल? आरती ने कहा। पहले चीज़ें कितनी सीधी सरल हुआ करती थी। मैं इससे पहले कभी किसी विधायक के घर नहीं गया था। दोपहर 3 बजे हम कचहरी क्षेत्र में शुक्ला जी के लंबे चौड़े बंगले पर पहुंचे। बाहर पुलिस की झोंपी खड़ी थी और सिक्योरिटी गार्ड्स हर जगह तैनात थे। सुनील ने गेट पर अपना परिचय दिया तो हमें भीतर जाने दिया गया। फ्रंट लॉन में अनेक ग्रामीण बैठे थे और विधायक से मिलने की अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। सुनील ने बताया था कि विधायक शुक्ला अकेले ही रहते थे। उनके परिवार के सदस्य अधिकतर समय विदेशों में बिताते थे। उनके दोनों बेटे भी विदेशों में ही पढ़ाई कर रहे थे। विधायक के घर में पार्टी के इतने कार्यकर्ता मौजूद थे कि वो घर से ज्यादा पार्टी का ऑफिस लग रहा था। सुनील अपने साथ गिरीश बेदी को लाया था, जो कि एक अनुभवी एजुकेशन कंसल्टेंट था। मेरे पास अटैची भर के प्रॉपर्टी के दस्तावेज और अदालती कागजात थे। विधायक ऑफिस पहुंचने से पहले गार्ड्स ने 3 बार हमारा बैग जांचा। एक खूबसूरत पॉलिश्ड लकड़ी की मेज पर अधेड़ उम्र का एक व्यक्ति कड़क कलफदार कुर्ता पैजामा पहने बैठा था। अपनी छोटी सी तोंद के बावजूद शुक्ला जी को हैंडसम कहा जा सकता था, खास तौर पर इस बात के मद्देनजर कि वे विधायक थे। उन्होंने हमें बैठने का इशारा किया और सेलफोन पर बतियाते रहे। साइंटिस्ट से कहो, शुक्ला पहले रिपोर्ट देखना चाहता है। हाँ, मेरे लिए उसे देखना बहुत ज़रूरी है। गंगा मेरी भी है। यस, ओके, अभी मेरी एक मीटिंग है, बाय। विधायक ने हमसे बातचीत शुरू करने से पहले अपनी मेज पर रखी फाइलों का ढेर एक तरफ खिसकाया। सुनील, सर, सनशाइन इन्वेस्ट, हम कैरियर फेयर करते हैं, सुनील ने कहा। वो हकला रहा था, जबकि वो आम तौर पर बहुत कॉन्फिडेंट रहता था। काम की बात बताओ, शुक्ला जी ने कहा। जमीन का मामला है सर, सुनील ने कहा। कहा है? कितनी है? शुक्ला जी ने कहा। उनकी आंखें फाइलों पर जमी रही, लेकिन उनके कान हमारी बातों पर लगे थे। राजनेता किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में कहीं अच्छे से मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। 30 एकड़,
शहर से 10 किलोमीटर बाहर लखनऊ हाईवे पर, सुनील ने कहा। विधायक लिखते लिखते रुक गए। उन्होंने नजरें उठाई। किसकी जमीन है? उन्होंने कहा। उन्होंने अब अपनी फाइल बंद कर दी थी ताकि हमारी बातों पर ध्यान केंद्रित कर सके। मेरी है सर, मैंने कहा। मुझे नहीं पता था। मैंने विधायक को सर क्यों बोला। मेरा नाम गोपाल मिश्रा है। मैंने अटैची खोली और मेज पर प्रॉपर्टी का दस्तावेज रख दिया। और तुम? शुक्ला जी ने बेदी से पूछा। एजुकेशन कंसल्टेंट है। नए कॉलेज की डिज़ाइन बनाने और उन्हें तैयार करने में मदद करता है। अपना आदमी है, सुनील ने कहा। नया कॉलेज? शुक्ला जी ने कहा। वो एग्रीकल्चर ज़मीन है सर, सुनील ने कहा। आप एग्रीकल्चर ज़मीन को एजुकेशनल यूज़ के लिए परमिशन दिला सकते हैं? बेदी ने पहली बार अपना मुंह खोला। तुम कम उम्र दिखते हो। शुक्ला जी ने मुझसे कहा। तुम्हारे पेरेंट्स कौन हैं? उनकी मौत हो चुकी है सर, मैंने कहा। तो प्रॉब्लम क्या है? शुक्ला जी ने कहा। उनकी उंगलियां जमीन के लोकेशन शहर के बीच में कहीं खोज रही थी। मेरे अंकल, मैंने कहा। ये नए बन रहे एयरपोर्ट के बहुत करीब है, शुक्ला जी ने नक्शा समझते हुए कहा। जी हाँ, मैंने कहा। शुक्ला जी ने अपना इंटरकॉम उठाया। उन्होंने अपने स्टाफ को बोला कि मीटिंग पूरी होने तक उन्हें डिस्टर्ब न किया जाए। गोपाल, इस जमीन विवाद के बारे में मुझे विस्तार से बताओ, शुक्ला जी ने कहा। अगले 1 घंटे तक मैं उन्हें पूरी कहानी सुनाता रहा और हकीकत यह थी कि मुझ पर आपके आदमियों का भी 2 लाख रुपए कर्ज है। मैंने अपनी बात खत्म करते हुए कहा। चाय पियोगे? सॉफ्ट ड्रिंक? शुक्ला जी ने कहा। मैंने सिर हिला दिया। मेरे आदमियों का तुम पर कर्ज है? शुक्ला जी ने पूछा। नहीं सर, वे आपके आदमी नहीं हैं, सुनील ने कहा और मेरे पैरों पर धीमे से एक ठोकर मारी। बेदी सर, इन्हें बताइए कि आप क्या सोचते हो। मुझे नहीं पता था कि कर्ज उगाने वाले विधायक के आशीर्वाद से ही काम करते थे, लेकिन उनसे किसी तरह के ताल्लुकात से इनकार भी करते थे। इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए इससे बेहतर कोई ज़मीन नहीं हो सकती सर, बेदी ने कहा। इसका जो 15 एकड़ का हिस्सा है वो काफ़ी है। 15 ही क्यों? जब पूरी 30 एकड़ ज़मीन है तो हम केवल 15 क्यों ले? शुक्ला जी ने कहा। मैं बेहद भावुक हो गया। जीवन में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी पावरफुल आदमी ने मेरा सपोर्ट किया हो, लेकिन मैं ये भूल गया कि विधायक ने हम शब्द का इस्तेमाल किया था। सुनील मुझे देखकर शांति ढंग से मुस्कुरा दिया। आखिर वो मुझे बिल्कुल ठीक जगह जो लाया था। 15 भी काफ़ी है सर, मैंने कहा। मैं तो ये भी नहीं समझ पा रहा था कि इतनी ज़मीन भी कैसे हासिल की जाएगी। 30, बाकी के बारे में बाद में सोचेंगे। ज़मीन शहर के पास से एक बार कॉलेज खुल जाए और एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाए तो हम वहाँ रेसिडेंशियल या कॉमर्शियल जोन भी बना सकते हैं, शुक्ला जी ने कहा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वे क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर समझ गया था कि उन्हें मुझसे ज़्यादा पता है। फिर भी आखिर मेरे फ़ायदे की ही तो बात कर रहे थे। लेकिन हम उतनी ज़मीन भी कैसे पाएंगे, मैंने कहा। मेरे अंकल पिछले अनेक सालों से उस जमीन पर कुंडली मार कर बैठे थे। ये तुम हम पर छोड़ दो, शुक्ला जी ने कहा। तुम तो मुझे बस इतना ही बताओ कि तुम एक कॉलेज चला सकते हो। मैं? हाँ, क्योंकि कॉलेज का चेहरा और नाम तुम ही होगे। मैं तो पीछे से चुपचाप अपना काम करता रहूँगा, उन्होंने कहा। लेकिन कैसे? मैंने कहा। मेरे पास अनुभव नहीं है, पैसा नहीं है। अनुभव तुम्हें मिस्टर बेदी दे देंगे और पैसा मैं दे दूंगा। तुम उससे कंस्ट्रक्शन और बाकी के काम करा सकते हो। शायद मुझसे कोई गलती हो रही है। आखिर दुनिया अचानक मेरी मदद करने को आमाद क्यों हो गई है? माजरा क्या है? सुनील मेरी दुविधा समझ गया। शुक्ला जी, सर यदि आप इसे अपनी टर्म्स बता देते तो अच्छा होता। और हाँ, आप मेरे लिए भी जो ठीक समझे, सुनील ने कहा और मेरी तरफ देखकर चापलूसों की तरह खीसे निपोड़ने लगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस कॉलेज खोलो। मेरे शहर का भला इसी में है, शुक्ला जी ने कहा। किसी ने भी उनकी बात पर भरोसा नहीं किया, फिर भी हमें उनका मन रखना ही था। सर प्लीज, सुनील ने कहा। ये तो वाजिब नहीं होगा। अपने टर्म्स के बारे में मैं खुद सोच लूंगा, लेकिन तुम लोग तुम्हारे बारे में बताओ। तुम ये कर लोगे ना? शुक्ला जी ने मेरी ओर देखा। मुझे लगा कि उनके इस तरह देखने भर से ही मेरी उम्र 10 साल बढ़ गई हो। मैंने जितना संभव हो सकता था अपनी झिझक छुपाने की कोशिश की। कैसे होगा अगर हम जमीन हासिल कर लें और उसे बेच दें? मैंने कहा। जिस जमीन पर इतने सारे केस चल रहे हो उसे बेचना मुश्किल है, शुक्ला जी ने कहा। जमीन का कब्जा तुम्हें देना एक बात है और उसके लिए नया ग्राहक ढूंढना दूसरी बात है। वही तो
हम उन सारे केसेस को कैसे निपटाएंगे? मैंने कहा। शुक्ला जी हंस पड़े। हम केस नहीं निपटाते, हम उन लोगों को निपटा देते हैं जो केस में शामिल हैं। विधायक भले ही हंस रहे हो, लेकिन उनकी आंखों से लग रहा था कि उन्होंने मन बना लिया है। उन्हें देखकर वाकई लगता था कि वे लोगों को निपटा सकते हैं। वैसे भी मैं जमीन हासिल करने से भी ज्यादा अपने रिश्तेदारों को सबक सिखाना चाहता था। यदि आप ऐसा कर पाए तो आप जितना चाहे उतना शेयर ले सकते हैं। मैंने कहा। मैं 15 एकड़ लूंगा, शुक्ला जी ने कहा। मैं वो ज़मीन तब तक अपने पास रखूंगा जब तक कि वो एरिया कमर्शियल या रेसिडेंशियल यूज़ के लिए रिजोन नहीं हो जाता। बाकी की 15 एकड़ ज़मीन में हम कॉलेज बनाएंगे। कॉलेज में आपको कितनी ओनरशिप चाहिए? मैंने कहा। जितनी तुम देना चाहो। कॉलेज ट्रस्ट है, उसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, शुक्ला जी ने कहा। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वाकई? मैं हैरानी से कहा। हाँ सच है। बेदी ने लंबे समय बाद मुंह खोला। हर कॉलेज नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट की तरह होता है। उसमें कोई शेयर होल्डर्स नहीं होते, केवल ट्रस्टी होते हैं। फिर कोई प्राइवेट प्लेयर एक नॉन प्रॉफिट कॉलेज क्यों नहीं खोलना चाहेगा? मैंने कहा। वेदी ने पहले तो गहरी सांस भरी और फिर मुझे समझाने लगा। वेल, प्रॉफिट होता है। ट्रस्टी ट्रस्ट से केस निकाल सकते हैं और उसे खर्च बता सकते हैं, या वे केस में कोई फीस ले सकते हैं और उसे खाते में दर्ज नहीं कर सकते हैं, या वे किसी कॉन्ट्रैक्टर से कह सकते हैं कि यदि हम तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट देंगे तो बदले में तुम हमें क्या दोगे। और भी कई तरीके हैं। बेदी बोलता रहा। मैं उसे रोका। 1 मिनट, क्या ये सब गैरकानूनी तरीके नहीं हैं? सभी चुप हो गए। थोड़ी देर बाद शुक्ला जी बोले, मुझे नहीं लगता कि यह लड़का हमारे किसी काम का साबित हो सकता है। तुमने मेरा वक्त बर्बाद किया। बेदी और सुनील ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। ईमानदारी के बारे में मेरी जिज्ञासा के कारण उन्हें शर्मिंदगी झेलनी पड़ी थी। आई एम सॉरी, मैं तो बस समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने कहा। क्या? बेदी ने कहा। उसकी आवाज से झंझलाहट झलक रही थी। क्या तुम मुझे ये बताना चाह रहे हो कि किसी कॉलेज से पैसा कमाने का एकमात्र तरीका यही है कि गैरकानूनी हथकंडों का इस्तेमाल किया जाए? सॉरी, मैं नैतिकता का उपदेश नहीं दे रहा, केवल एक सवाल पूछ रहा हूँ। वेल, वेदी ने कहा, वास्तव में कॉलेज पैसा कमाने के लिए नहीं होता, तो फिर कोई कॉलेज खोलना ही क्यों चाहेगा? मैंने कहा। समाज के भले के लिए, जैसा कि हम राजनेता चाहते हैं, शुक्ला जी ने कहा। मेरे सिवा सभी हंस पड़े। शायद वे मेरी बेवकूफ़ी पर ही हंस रहे थे। सुनो गोपाल, सुनील ने कहा, नियम कायदे ऐसे ही स्टूपिड होते हैं। अब ये हम पर है कि या तो उसे बचने का रास्ता निकालें या बेवकूफ़ों की तरह चुपचाप खड़े रहें। कॉलेज है तो ट्रस्टी भी होगा। तुम और शुक्ला जी ट्रस्टी बन जाएंगे। बेदी तुम्हें सब समझा देगा। बेदी ने मेरी ओर देखकर इशारा किया कि चिंता मत करो, सब समझा दूंगा। हाँ, उस आदमी को सिस्टम के बारे में अच्छी तरह पता था और वो ये भी जानता था कि सिस्टम को कैसे झुकाया जाए। बेदी बाबू, इस लड़के को ये भी सिखा दो कि ज्यादा कानून कायदे की बात ना करे, नहीं तो वो एजुकेशन का बिजनेस नहीं कर पाएगा, शुक्ला जी ने कहा। ऑफ कोर्स, बेदी मुस्कुरा दिया। शुक्ला सर, ट्रस्ट से पैसा निकालना बाएं हाथ का खेल है। आप तो ये बताइए कि तमाम परमिशन और अप्रूवल कैसे मिलेंगे? हर कदम पर स्पेशल मैनेजमेंट की ज़रूरत है। यही तो इस लड़के को करना है। मैं तो किसी पिक्चर में नहीं हूँ, मैं केवल ट्रस्टी हूँ समाज के भले के लिए, शुक्ला जी ने कहा। मुझे क्या करना होगा? मैंने कहा। डोंट वरी, मैं समझा दूंगा, बेदी ने कहा। तुम्हें बिल्डिंग प्लान्स के लिए बनारसी नगर निगम का अप्रूवल लेना होगा, कॉलेज के लिए AICT का अप्रूवल लेना होगा, इंस्पेक्शन होगा, हर चीज़ का ध्यान रखना होगा। स्टैंडर्ड है। रिश्वत देनी होगी, मैंने कहा। इस शुक्ला जी ने घुड़की देते हुए कहा, ये बातें यहाँ मत करो, जो भी बात करनी है बाहर जाकर करो। जाओ। हम जाने के लिए उठ खड़े हुए। 1 मिनट रुको गोपाल, विधायक ने कहा। जी, मैंने सुनील और बेदी के बाहर चले जाने के बाद कहा। क्या तुम ये सब कर पाओगे? शुक्ला जी ने कहा। मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। यदि तुम ये सब नहीं कर सकते तो अभी बता दो। मैं कुछ देर सोचता रहा। ये आसान तो नहीं है, मैंने स्वीकार किया। जिंदगी में बड़ा आदमी बनना कभी आसान नहीं होता, शुक्ला जी ने कहा। मैं चुप रहा। तुम बड़ा आदमी बनना चाहते हो या नहीं? गोपाल। मैं नीचे देखता रहा। मैंने गौर किया कि विधायक के घर का फर्श इटालियन मार्बल से बना था।
या तुम केवल एक मामूली आदमी बने रहना चाहते हो जिसके दोस्त उससे बहुत आगे निकल गए हो। मेरा गला रुक गया, लेकिन मैंने उसे जाहिर नहीं होने दिया। मैंने नजरें उठाई। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मैंने सिर हिलाकर मना कर दिया। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारी कोई औकात नहीं है। मैंने हामी भर दी। मुझे याद आया कि बीएचयू कार पार्किंग में आरती और राघव ने किस तरह एक दूसरे को शिद्दत से चूमा था। यदि मैं बीएचयू गया होता और राघव कोटा गया होता, तब भी क्या आरती राघव को ही चूमती? मैंने शुक्ला जी को देखा। यह आदमी सिर से पैर तक गलत था, लेकिन उसने मुझे एक मौका दिया था। आखिर जिंदगी में हमें इसी बात की जरूरत होती है, एक जॉब, एक एडमिशन, एक मौका। मैं करूँगा। ऐसा तो है कि नहीं कि पूरे देश में केवल मैं ही इकलौता ऐसा इंसान हूँ जो रिश्वत देगा? मैंने कहा। लेकिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। शुक्ला जी खड़े हुए। वे अपने मेज के करीब से बाहर निकले और मेरी पीठ थपथपाई। तुम तो पहले ही बड़े आदमी बन चुके हो, उन्होंने कहा, क्योंकि तुम्हारे सिर पर अब मेरा हाथ है। अब जाओ और अपने हरामी अंकल के डिटेल्स बाहर मेरे सेक्रेटरी के पास छोड़ जाओ। और मुझ पर जो आपके लोगों का कर्ज है उसके बारे में क्या? मैंने कहा। 2 लाख रुपए, इतने पैसे मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते, उसे भूल जाओ, शुक्ला जी ने कहा। वे अपनी मेज पर गए और दराज खोली। उसमें से 10,000 रुपये का 2 बंडल निकाले और मेरी ओर उछाल दिए। एक सुनील के लिए और एक तुम्हारे लिए, उन्होंने कहा। मेरे लिए क्यों? मैंने पूछा। मेरा कॉलेज चलाने के लिए, डायरेक्टर सर, उन्होंने खीसे निपोड़ते हुए कहा। मैंने शुक्ला जी के 10,000 रुपये रख लिए। कम से कम उससे मैं अपने ज़रूरी खर्च तो चला ही सकता था। बस मैंने उससे एक बड़ा खर्च किया। मैं ताज गंगा में आरती को डिनर कराने ले गया। ये बनारसी का सबसे महंगा रेस्टोरेंट था। आर शो। जैसे ही हम ताज के कॉफ़ी शॉप में घुसे, आरती ने एक बार फिर पूछा, हम घाट पर चाट भी खा सकते हैं? उसने एक नई नवेली गहरे नीले रंग की फुल लेंथ ड्रेस पहनी थी जो उसके सगे संबंधियों ने अमेरिका से भेजे थे। उसने उस ड्रेस पर मैच के लिए सोने की नकली ज्वेलरी पहन रखी थी जिसे उसने विश्वनाथ घाट से खरीदा था। माई ट्रिप, मैंने कहा। वेटर ने आरती के लिए कुर्सी बाहर खींची। उसने उसे थैंक्स कहा। हम बैठ गए। आरती चॉकलेट केक खाना चाहती थी, लेकिन वो अपने वेट को लेकर भी चौकस थी। आखिरकार हमने सूप और सलाद लेना तय किया ताकि मीठे के लिए कैलोरीज बचा सके। उसने चम्मच से गर्म सूप हिलाया। सॉरी, लेकिन तुम्हारे पास इसके लिए पैसा कहाँ से आया? बाबा तुम्हारे लिए अच्छी खासी वासियत लिख गए हैं क्या? मैं हंस पड़ा। नहीं, वे मेरे लिए वासियत में केवल कर्ज लिख गए हैं। फिर? मैं नया बिजनेस शुरू कर रहा हूँ। स्मगलिंग? आरती ने अपना सिर एक तरफ झुकाते हुए पूछा। शट अप, मैं एक कॉलेज खोल रहा हूँ। क्या? आरती ने इतनी जोर से कहा कि पूरी कॉफी शॉप ने सुना। सॉरी, उसने धीमे से फुसफुसाते हुए कहा। क्या तुमने वही कहा जो मैंने सुना? तुम एक कॉलेज खोलने जा रहे हो? हाँ, हमारी उस जमीन पर जिस पर केस चल रहा है। लेकिन कैसे? उस पर तो तुम्हारे काका का कब्जा है ना। और तुम कॉलेज कैसे बनाओगे? मेरे साथ कुछ पार्टनर्स हैं, बहुत अच्छे पार्टनर्स। कौन? आरती ने कहा। मैं तुम्हें बताऊंगा। अभी हम अपने प्लानिंग को अंतिम रूप दे रहे हैं। रियली? आरती ने कहा। तो तुम इसको लेकर इतनी सीरियस हो? हाँ, शहर के बाहर हमारी 15 एकड़ ज़मीन है। यदि हम मामला सुलझा लें और रिजोइनिंग करवा लें तो वो ज़मीन कॉलेज बनाने के लिए परफेक्ट है। मैंने बेदी की बात दोहरा दी। वाओ, आरती ने कहा और खिलखिला दी। तुम तो बड़े आदमी बनने जा रहे हो गोपाल। उसने ये बात मजाक में कही थी, लेकिन उससे मुझे हल्की सी ठेस पहुंची। क्यों? क्या तुम्हें नहीं लगता था कि मैं ऐसा कर पाऊंगा? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, आरती ने कहा। मैं तो बस सरप्राइज्ड हूँ। मुझे जिंदगी में कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। श्योर, तुम कुछ से कुछ ज्यादा ही करोगे। लेकिन तुम्हारे अंकल का क्या होगा? हम उनके साथ हंसी खुशी सेटलमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। वास्तव में शुक्ला के आदमी जिन्होंने मेरे कर्जदारों का मामला सुलझाया था, उन्होंने घनश्याम ताया जी से सेटलमेंट की कोशिश शुरू कर दी थी, लेकिन उन्हें हंसी खुशी वाली कोशिश कतई नहीं कहा जा सकता था। वे लोग 3 बार मेरे अंकल के घर जा चुके थे। पहली बार उन्होंने उनकी फ्रंट बैल्कनी में एक बोतल बकरी का खून उड़ेल दिया था। दूसरी बार उन्होंने चाकू से उनके घर के सभी सोफे और बिस्तरों को गोद दिया था। तीसरी बार उन्होंने पहली बार अपना
मुंह खोला था और 8 लाख रुपए में उनकी विवादित ज़मीन खरीदने की पेशकश की थी। लेकिन मैं आरती को ये सब डिटेल्स नहीं बताना चाहता था। किस तरह का कॉलेज खोलोगे? उसने पूछा। इंजीनियरिंग। कूल, आरती ने कहा। बड़ा आदमी बनना है तो बड़ी बड़ी चीज़ें तो करनी ही पड़ेगी, मैंने कहा। तुम तो मेरे लिए हमेशा से ही बड़े आदमी रहे हो गोपाल। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। आरती ने धीमे से टेबल पर रखा मेरा हाथ से हिलाया। मेरा दिल बड़ा था या छोटा ये तो पता नहीं, लेकिन उसकी छुअन से वो धक धक जरूर करने लगा। मैंने फौरन बातचीत का रुख बदला। तुम्हारा क्या हाल है? कॉलेज में क्या चल रहा है? बोरिंग, लेकिन मैं एक एम्बिशियन एकेडमी ज्वाइन करने वाली हूँ। क्या? उसमें मुझे फ्लाइट अटेंडेंट बनने की ट्रेनिंग दी जाएगी। क्लासरूम किसी हवाई जहाज के इंटीरियर जैसा होगा। रियली? मैंने दिलचस्पी देते हुए कहा। आजकल एजुकेशन में कितना कुछ हो रहा है। हाँ, लेकिन हम में से कई तो बस स्टूडेंट्स बनकर ही रह जाते हैं। हर कोई कॉलेज नहीं खोल सकता, उसने मुझे छेड़ते हुए कहा। मैं मुस्कुरा दिया। अभी मुझे बहुत लंबा सफ़र तय करना है। मुश्किल राह है, मैंने कहा। तुम तो जिंदगी में इससे भी मुश्किल चुनौतियों का सामना कर चुके हो। तुम ज़रूर कामयाब होगे, आरती ने भरोसे के साथ कहा। तुम्हें ऐसा लगता है? मैंने कहा। उसने सिर हिलाकर हामी भरी। ये मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ थी। मैं उससे कहना चाहता था कि क्या वो फिर मेरे साथ डेट करेगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद अब वो हाँ कह सकती है, लेकिन जाहिर है ये फिल्मी थ्योरियाँ केवल मेरे दिमाग में ही पक रही थी। राघव कैसा है? मैंने अपने आप को वास्तविकता के धरातल पर लाते हुए कहा। उसके हाल अभी कुछ ठीक नहीं है, उसने कहा। मुझे हल्की खुशी महसूस हुई। रियली? क्यों? मैं झूठ मूठ की चिंता जताते हुए कहा। उसने यूनिवर्सिटी का जनरल सेक्रेटरी बनने के लिए चुनाव लड़ा था, लेकिन वो चुनाव हार गया। ओह, मैंने कहा। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? उसे पड़ता है। वो इसीलिए हार गया क्योंकि उसने दूसरे हॉस्टलर के साथ हॉर्स रेडिंग नहीं की। वो ईमानदारी से जीतना चाहता था, लेकिन मुझे तो उसकी हार पर कोई हैरानी नहीं हुई। मैंने एक गाजर को भाले की तरह उठाते हुए कहा। उसका मानना है कि हमें हर जीत ईमानदारी से हासिल करनी चाहिए, नहीं तो जीतने का फायदा ही क्या? आरती ने कहा। लेकिन जिंदगी के नियम तो कुछ और ही है, मैंने धीमे धीमे खाते हुए कहा। पता नहीं, लेकिन ऐसा होना तो नहीं चाहिए, आरती ने कहा। वो अगले साल फिर कोशिश करेगा। वो कुछ ज्यादा ही काम नहीं कर रहा है, मैंने कहा। अरे हाँ, बीटेक कोर्स, मैगजीन और इलेक्शन के दरमियान वो मेरे लिए मुश्किल से ही वक्त निकाल पाता है। और तुम्हें ये अच्छा लगता है? लगता तो नहीं, लेकिन कोई और चॉइस नहीं है। यदि इससे उसे खुशी मिलती है तो यही सही। हमने अपना डिनर पूरा किया। चॉकलेट केक आया। उसकी आंखें चमक उठी। उसने प्लेट अपनी ओर सरकाई। मेरा केक फिर मत चुरा लेना, उसने कहा और मुस्कुरा दी। राघव कितना लकी है कि तुम उसके साथ हो, आरती, मैंने कहा। थैंक्स, उसने कहा और जरा सा शर्मा कर मुस्कुरा दी। आरती, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ, उसने मेरी ओर देखा। उसकी चम्मच केक के ऊपर उठी हुई थी। कुछ नहीं, बस मेरे लिए थोड़ा सा केक छोड़ देना, मैंने कहा और बिल के लिए इशारा किया। आधी रात को मैं दरवाजे की घंटी सुनकर जागा। मैंने अपनी आंखें मसली और दरवाजे तक पहुंचा। मैं अब भी आधी नींद में था। बाहर मेरे अंकल आंटी और उनका बेटा 30 साल का मेरे कजिन अजय खड़े थे। घनश्याम ताया जी, मैंने कहा। क्या हुआ? प्लीज अंदर आइए। वे बैठक खाने में एक टूटे फूटे सोफे पर बैठ गए। 5 मिनट तक उनके मुंहों से एक भी शब्द नहीं निकला। आप लोग इतने रात गए मुझसे मिलने, इसीलिए तो यकीनन नहीं आए हैं कि आप मुझे मिस कर रहे थे, है ना? मैंने कहा। तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? अजय फूट पड़ा। मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने कहा। आपको पानी चाहिए या चाय? नहीं, मेरे अंकल ने कहा। गोपाल, अपने कामों पर ध्यान दो। भगवान तुम्हें देख रहे हैं। तुम्हें एक ना एक दिन इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमारे साथ ऐसा मत करो। लेकिन मैं कर क्या रहा हूँ? मैंने कहा। आखिर वे इतनी रात गए मेरे घर क्यों आए थे? बिट्टू अभी तक नर्सरी स्कूल से घर नहीं लौटा है, आंटी ने कहा और फुट फुट कर रोने लगी। अब ये लोग पूरी तरह वास्तविक लग रहे थे। बाबा के अंतिम संस्कार में तो वे मगरमच्छों की तरह लग रहे थे। वे बिट्टू की वजह से मेरे घर आए थे। बिट्टू अजय का 4 साल का बेटा था, जिसे मैंने केवल एक बार देखा था।
बाबा के अंतिम संस्कार के दौरान उसकी माँ की गोद में। अब वो लापता था। अरे ये तो वाकई बहुत बुरा हुआ है, मैंने कहा। और क्या, इसका मेरे कर्म से कोई संबंध है? ये उन लोगों की ही हरकत है जो जमीन खरीदना चाहते हैं, मेरे अंकल ने कहा। हम जानते हैं वे तुम्हारे साथ हैं। आप लोग क्या बातें कर रहे हैं, मैंने कहा। अंकल ने दोनों हाथ जोड़ लिए। हमारे साथ ऐसा मत करो, उन्होंने कहा। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोग मेरे पास भी वो ज़मीन खरीदने के लिए आए थे, लेकिन मैंने उन्हें कह दिया कि मैं उसे नहीं बेच सकता, मैंने कहा। वाकई, अजय ने कहा। आखिर में वो ज़मीन मैं कैसे बेच सकता हूँ? वो तो विवादित ज़मीन है ना, मैंने कहा। लेकिन जो लोग हमारे पास आए थे वे उस ज़मीन को खरीदना नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि हम बैंक के केस से सेटल कर दें, विवाद खत्म कर दें और वो पूरी जमीन तुम्हें दे दे, अंकल ने कहा। दैट्स स्ट्रेंज। तो अब सवाल ये है कि आपके लिए जमीन ज्यादा कीमती है या बिट्टू, करेक्ट? शट अप, अजय ने कहा। हमें पता है कि वो जमीन तुम खरीदना चाहते हो। मेरे पास खाना खरीदने का पैसा नहीं है, जमीन कहाँ से खरीदूंगा, मैंने सिर खुजाते हुए कहा। वो लोग कौन है, अंकल ने पूछा। पता नहीं, आप चाहें तो पुलिस की मदद ले सकते हैं, मैंने कहा। लेकिन लगता है शायद वे गुंडे बदमाश हैं। हमें पुलिस के पास नहीं जाना, आंटी ने कहा। वे लोग कुछ भी कर सकते हैं। बिट्टू छोटा है, उनके लिए उसकी बॉडी छुपाना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। वैसे भी ये वाराणसी है, यहाँ डेड बॉडी की बड़ी आसानी से डिस्पोज किया जा सकता है, मैंने कहा। अजय सोफे से उठा और मेरी कॉलर पकड़ ली। मुझे पता है कि तुम इसमें इन्वॉल्व हो। तुम्हारे पिता सीधे साधे थे, लेकिन तुम टेढ़े हो, उसने कहा। उसकी आंखों से आग बरस रही थी। मेरे भाई, कॉलर छोड़ दो अभी इसी वक्त, मैंने शांति लेकिन ठोस आवाज में कहा। अजय की माँ ने अपने बेटे का हाथ थपथपाया। उसने मुझे छोड़ दिया। वे लोग कितने रुपए दे रहे हैं, मैंने पूछा। 8 लाख, अंकल ने कहा। नॉट बैड, मैंने कहा। यह मार्केट प्राइस के सामने रत्ती भर भी नहीं है, लेकिन आपने मेरे सामने जितने पैसों का पेशकश रखे थे उससे तो ये दुगना से भी अधिक है, मैंने कहा। इसका मतलब है तुम इस मामले में इन्वॉल्व हो। अजय ने मुझे घूर कर देखा। घर जाइए ताया जी और ठंडे दिमाग से सोचिए। हम बिट्टू को जमीन से ज्यादा चाहते हैं। हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है, आंटी ने दरवाजे पर कहा। यह सब कर्मों का खेल है, ताया जी आपको समझा देंगे, मैंने मुस्कुराते हुए दरवाजा बंद कर दिया। जब बिट्टू 3 रातों तक घर नहीं आया तब जाकर मेरे रिलेटिव्स को 8 लाख के ऑफर की वैल्यू समझ आई। जैसे ही मिस्टर घनश्याम मिश्रा और मिस्टर अजय मिश्रा ने पेपर साइन किया, मुझे विधायक के ऑफिस से फोन आया। शर्मा हियर, PA2 शुक्ला जी, कॉलर ने कहा। आज रात MLA साहब ने आपको डिनर पर बुलाया है। चीयर्स, शुक्ला जी ने कहा। हमने विस्की के ग्लास टकराए। वेदी, सुनील और मैं उनके बड़े से बैठक खाने में बैठे थे। उसमें 3 अलग अलग सीटिंग एरिया थे, जिसमें वेलवेट सोफे, कॉफी टेबल, सजी धजी लैंप्स और फानुस थे। 3 वेटर नेपकिन लाइनेट चाइना प्लेट्स में कबाब, इट्स, समोसे परोस रहे थे। मैंने देखा कि बैठक खाने की दीवार पर शुक्ला जी के परिवार के चित्र टंगे हैं। ये मेरे बेटे हैं, निखिल और अखिल, शुक्ला जी ने कहा। दोनों अमेरिका में पढ़ रहे हैं। मैं उन्हें यहाँ से अभी कुछ समय दूर रखूंगा। कुछ लोगों का कहना था कि शुक्ला जी तलाकशुदा थे। कुछ अन्य का कहना था कि लखनऊ में उनका एक और परिवार है, लेकिन मुझे ये सब जानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जमीन हासिल करना एक बड़ी कामयाबी है, बेदी ने कठोरता से कहा। लेकिन हमें अब भी एक लंबा सफर तय करना है। हम अगले हफ्ते BNN वालों से मिल रहे हैं। तब तक हमें ट्रस्ट की औपचारिकताएं पूरी कर लेनी चाहिए। बेदी ने समझाया कि किस तरह BNN यानी बनारसी नगर निगम हमें हमारे लिए बेहद ज़रूरी एग्रीकल्चर टू एजुकेशनल लैंड रीजोइनिंग परमिट देगी, ताकि हम निर्माण शुरू कर सकें। रीजोइनिंग जल्द से जल्द करा लो। मैंने 8 लाख रुपए इस बात के लिए नहीं दिए हैं कि उस जमीन पर धान का खेती हो, शुक्ला जी ने कहा। हम जल्दी से करवा लेंगे, बेदी ने कहा। उन्हें पता है कि इसके पीछे कौन है। आप कोई छोटी मोटी शख्सियत तो है नहीं सर जी। हाँ ये तो है, शुक्ला जी ने इस तरह कहा मानो बेदी कोई बहुत ही जानी मानी बात दोहरा रहा हो। लेकिन हमें
बीएनएन का ख्याल रखना होगा, है ना? जी हाँ, यकीनन, बेदी ने कहा। ये रीजॉइनिंग है, इसके बाद ज़मीन की कीमत 5 गुना बढ़ जाती है। ये कोई सस्ता सौदा नहीं है। कितने लगेंगे? शुक्ला जी ने पूछा। ऑफ कोर्स, आपके लिए रेट अलग है, मेरे ख्याल से 10 लाख लेंगे। क्या? शुक्ला जी ने हैरत से कहा। बेदी ने जल्दी से एक घूंट में अपनी ड्रिंक ख़त्म की। सर, वो 30 एकड़ ज़मीन है, एक नॉर्मल आदमी को इसके लिए 40 से देने पड़ेंगे। देखो, इसीलिए मेरे जैसे लोगों के लिए एजुकेशन सेक्टर में आना ज़रूरी है। आखिर इस देश का क्या होगा? शुक्ला जी ने कहा। डीएम को भी इसके लिए अनुमति देनी होगी, लेकिन प्रधान ईमानदार है। वैसे भी यदि ज़मीन पर कॉलेज बनने जा रहा है और बीएन की रिकमेंडेशन हो तो वो भी इसे अप्रूव कर देगा। ईमानदार कितना है? शुक्ला जी ने कहा। इतना ईमानदार है कि वो खुद पैसा ना ले, लेकिन इतना भी नहीं है कि दूसरों को लेने से रोके। तब ठीक है। यदि तुम ईमानदार हो तो अपनी ईमानदारी अपने पास रखो, सुनील ने कहा। वो उस शाम पहली बार कुछ बोला था। सुनील, शुक्ला जी ने कहा। क्या सर? अब तुम जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भिजवाऊंगा, लेकिन आज से हमें इस प्रोजेक्ट पर ध्यान देना होगा, शुक्ला जी ने कहा। सर, लेकिन, सुनील ने कहा। तुम्हारा काम पूरा हो गया, शुक्ला जी ने कहा और उसे जॉनी वॉक ब्लैक लेवल की एक बोतल थमा दी। सुनील समझ गया। उसने बोतल के लिए शुक्रिया अदा किया, इतना झुका जितना किसी मनुष्य की रीढ़ इजाज़त दे सकती थी, और वहाँ से चला गया। मैं डीएम प्रधान को जानता हूँ, उनकी बेटी मेरी दोस्त है, मैंने शुक्ला जी से कहा। उस मामले में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, फिर भी डीएम का आशीर्वाद मिल जाए तो बुरा क्या है, शुक्ला जी ने कहा। शो, मैंने कहा। शुक्ला जी अपने बेडरूम में गए और एक भारी प्लास्टिक बैग लेकर लौटे। उन्होंने वो मुझे दे दिए। ये क्या है? मैंने कहा। 10 लाख रुपए, उन्होंने कहा। बीएनएन के लिए 10 लाख, मैंने कहा। उस भारी बैग को थामते समय मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने इससे पहले कभी इतना पैसा देखा या उठाया नहीं था। 10 लाख केवल एक आंकड़ा है, विधायक ने कहा। बेदी जी, इस लड़के की मदद करो और अपने आप को भी मदद करो। मुझे खाली गिलास पसंद नहीं है। श्योर, शुक्ला जी, बेदी ने कहा और वेटर को पुकारा। एजुकेशन वाले लोग बस पैसों से ही खुश रहते हैं या उन्हें दूसरी चीज़ें भी चाहिए? शुक्ला जी ने बेदी से पूछा। जैसे कि? बेदी ने पूछा। लड़कियां मौज मस्ती के लिए। मेरे एक आदमी है विनोद, वो उसका भी बंदोबस्त करवा देगा, विधायक ने कहा। अच्छा, ज़रूरत हुई तो आपको बता देंगे। वैसे पैसा आने से उसका बंदोबस्त अपने आप हो जाता है, बेदी ने कहा। गुड। उन्होंने ट्रैक बदला। क्या गोपाल कुछ समय के लिए तुम्हारे ऑफिस से काम कर सकता है, जब तक कि उसका अपना ऑफिस नहीं बन जाता? ऑफ कोर्स शुक्ला जी। वेटर हमारे गिलास फिर से भरने के लिए दौड़े। ट्रस्ट की कागजात तैयार हैं, हम उन्हें इस हफ्ते साइन कर सकते हैं, लेकिन एक सवाल गोपाल, बेदी ने कहा। क्या? मैंने कहा। कॉलेज का नाम क्या होगा? बेदी ने कहा। मैंने इस बारे में तो सोचा ही नहीं था। पता नहीं, शायद कोई ऐसा नाम जिसमें तकनीक पर जोर दिया गया हो और हमारे शहर पर भी, शुक्ला जी ने कहा, ताकि मैं वक्त आने पर लोगों से कह सकूंगी मैंने ये उनके लिए किया है। गंगा टेक, मैंने कहा। शुक्ला जी ने मेरी पीठ थपथपाई। वेल डन, तुम मुझे पसंद हो गोपाल, तुम बहुत आगे जाओगे। शुक्ला जी ने खुद मेरा विस्की का गिलास पूरा भर दिया। बेदी ने मेरे डेस्क पर 2 दस्तावेज रखे थे, मैं उन्हें पढ़ता रहा। मैं उसके एजुकेशन कंसल्टेंसी ऑफिस के एक एक्स्ट्रा रूम में बैठा था। ट्रस्ट बनने के लिए भी पैसा देना होगा, मैंने कहा। हाँ, कंपनियों के रजिस्टर करो। हर ट्रस्ट को वहाँ रजिस्टर करवाना ज़रूरी है, बेदी ने कहा। लेकिन इसके लिए रिश्वत देने की क्या ज़रूरत है? हम तो एक नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट खोलने जा रहे हैं, मैंने कहा। हम रिश्वत इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि यदि हमें रिश्वत नहीं दी तो रजिस्टर अप्रूवल लटका देगा। वो खींच रहा था। मैंने ठंडी सांस छोड़ी। खैर, 40,000 से ज़्यादा नहीं लेंगे। अब प्लीज़ ये साइन करोगे, बेदी ने कहा। अगले 2 घंटे तक मैं गंगा टेक एजुकेशन ट्रस्ट के 40 पेज के इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स की सभी 6 कॉपियों पर दस्तखत करता रहा। बीच बीच में मैं अपनी उंगलियां चटकाता रहा। बेदी मेरे सामने एक के बाद एक दस्तावेज रखता गया। ये क्या है? जब बेदी ने मुझे लेटर्स का एक बंडल थमा दिया तो मैंने पूछा। हर लेटर के साथ फाइल का एक सेट अटैच था।
कॉलेज खोलने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का यूजीसी के नाम तुम्हारी एप्लीकेशन। इन फाइलों में कॉलेज के डिटेल्स हैं। मैं उन फाइलों से भी होकर गुजरा। उनमें कोर्स विवरण, प्रस्तावित सुविधाएं, फैकल्टी हायरिंग प्लान जैसे एक्शन थे। ये स्टैंडर्ड फाइल है और इन्हें इससे पहले की एप्लीकेशंस के आधार पर बनाया गया है, बेदी ने कहा। मैंने लेटर्स पर साइन कर दिया। अप्रूवल कैसे भेजा जाता है, मैंने पूछा। वे साइट के इंस्पेक्शन की एक तारीख भेजेंगे। इंस्पेक्शन के बाद निर्माण शुरू करने के लिए एक इन प्रिंसिपल अप्रूवल देंगे। मेरे ख्याल से हमें इंस्पेक्शन क्लियर करवाने के लिए भी किसी को पैसे खिलाने होंगे, मैंने कहा। बेदी हंस पड़ा। तुम तो बहुत जल्दी सीख गए। यकीनन हमें उसके लिए भी पैसे खिलाने पड़ेंगे, हर इंस्पेक्टर को एक मोटा सा बंडल। खैर, सबसे पहले तो हमें इंस्पेक्शन डेट के लिए पैसे देने होंगे। पहला काम पहले। मेरी भौएं तन गई। तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना, मैंने कहा। नहीं, हर सरकारी काम के लिए पैसा लगता है, खास तौर पर अगर वो एजुकेशन से जुड़ा हो तो तुम्हें उसकी आदत डाल लेनी चाहिए। इसके बाद उसने सूची बनाई कि इस देश में बच्चों को पढ़ाने के लिए एक कॉलेज खोलने के लिए कितने लोगों की हथेली गर्म करनी पड़ेगी। यूजीसी के अलावा हमें AICTE या ऑल इंडिया काउंसिलिंग फॉर टेक्निकल एजुकेशन के लिए भी अप्लाई करना था। इंजीनियरिंग कॉलेज को वही क्लियर करते हैं। इसके अलावा हर प्राइवेट कॉलेज को सरकार की ओर से एक यूनिवर्सिटी एफिलिएशन की भी दरकार होती है। इसके लिए हमें स्टेट यूनिवर्सिटी के कुलपति के अप्रूवल चाहिए थी। शुक्ला जी के कनेक्शन और नोटों से भरे एक अच्छे खासे लिफाफे से काम बन सकता था, नहीं तो कुलपति बहुत मुश्किल पैदा कर सकते हैं, बेदी ने कहा। वो अपने पिछले अनुभवों के आधार पर बोल रहा था। और ये यूजीसी और AICTE के इंस्पेक्टर्स भला कौन है, मैंने पूछा। सरकारी कॉलेज के यूनिवर्सिटी लेक्चरर्स को इंस्पेक्टर बनाया जाता है। जाहिर है, चूंकि ये मोटी कमाई वाला काम है, इसीलिए इंस्पेक्टर बनाने के लिए लेक्चरर भी घूस देते हैं, बेदी ने कहा। किसे? यूजीसी के सीनियर मैनेजमेंट को या शिक्षा मंत्रालय में किसी को? खैर, ये उनकी प्रॉब्लम है। हमें अपनी प्रॉब्लम पर ध्यान देना है। प्लीज़ शुक्ला जी को बता दो कि हमें इन सब चीज़ों के लिए पैसे की ज़रूरत होगी। मैंने सिर हिला दिया। और हाँ, BNN मीटिंग को मत भूलना, बेदी ने कहा। और बैग को तो बिल्कुल ही मत भूलना। मैं तो उससे चुंगल छुड़ाने के लिए बेचैन हूँ, मैंने कहा। घर में इतना कैश रखने पर डर लगता है। घबराओ मत, बेदी ने कहा। BNN की एक विजिट के बाद सारा पैसा गायब हो जाएगा। हम शाम को 6 बजे शहीद उद्यान के सामने स्थित वाराणसी नगर निगम ऑफिस पहुंचे। अधिकारियों ने ही हमें कहा था कि हम ऑफिस का काम खत्म होने के बाद आएं। यदि पैसा मिलने का गुंजाइश हो तो सरकारी अफसर मल्टीनेशनल वाले से भी ज़्यादा ओवरटाइम करने को तैयार रहते हैं। वेलकम वेलकम, आइए सिन्हा। खाली रिसेप्शन एरिया में एक व्यक्ति ने हमारा अभिवादन किया। वे हमें ऊपर ले गए। हम उस खस्ताहाल इमारत की दूसरी मंजिल पर पहुंचे। डिप्टी कॉर्पोरेटर सिन्हा शुक्ला जी को 10 सालों से भी अधिक समय से जानता था और उन्हें अपना बड़ा भाई बता रहा था। यदि बड़े भाई ऐसा चाहते हैं तो समझिए कि हो गया, सिन्हा ने कहा। उसने इस बात का कोई जिक्र नहीं किया कि ऐसा करने के लिए बड़े भाई को छोटे भाई को घूस खिलानी पड़ेगी। मैंने नक्शे, प्रॉपर्टी के दस्तावेज और हमारी फॉर्मल एप्लीकेशन निकाल ली। सिन्हा ने गंभीरता के साथ उनका मुआयना किया और हुम करता रहा। हम रिजॉइनिंग के बाद ही काम शुरू कर पाएंगे, मैंने कहा। रिजॉइनिंग मुश्किल है, सिन्हा ने कहा। इसके लिए ऊंचे अफसरों की अप्रूवल चाहिए। इसमें कितना समय लगेगा, मैंने कहा। तुम कम उम्र दिखते हो, सिन्हा ने कहा। एक्सक्यूज मी, मैंने कहा। अधीरता ये नौजवानों की पहली कमजोरी होती है। तुम कॉलेज खोलने जा रहे हो, जल्दी किस बात की है? उसमें तो वैसे भी काफ़ी समय लगेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सभी अप्रूवल्स जल्दी हो जाए, मैंने कहा। बेदी ने मुझे इशारा करके चुप रहने को कहा। सिन्हा हंस पड़ा। तुम्हें तो बिल्डिंग का प्लान का भी अप्रूवल करवाना पड़ेगा ना, डिप्टी कॉर्पोरेटर ने कहा। हाँ, बेदी ने कहा। क्या आपके जूनियर अधिकारी उसको हैंडल कर लेंगे? मुझे दस्तावेज भिजवा दो, सब कुछ घर पर ही भिजवाना, सब कुछ, सिन्हा ने आखिरी शब्द पर जोर देते हुए कहा।
मैं उसकी बात समझ गया। मैंने प्लास्टिक बैग थपथपाई जो फर्श पर रखा था। मैं यहाँ कुछ लाया हूँ, मैंने कहा। ऑफिस में? सिन्हा फौरन उठ खड़ा हुआ। तुम पागल हो क्या? मैं अपने साथ पैसा इसीलिए लाया था ताकि उन्हें बता सकूं कि हम काम करवाने के लिए कितने गंभीर थे। मुझे पता था कि वो यहाँ पैसे नहीं लेगा। वेदी सर, इसको कुछ सिखाओ, ये सब कबाड़ा कर देगा, सिन्हा ने कहा और हमें ऑफिस से बाहर ले आया। मैं प्लास्टिक की उस भारी लाल बैग को अपने करीब सटा लिया। बाय द वे, कितना पैसा है? बाहर आने के बाद सिन्हा ने पूछा। 10, मैंने कहा। रीजॉइनिंग और बिल्डिंग्स प्लान के लिए काफ़ी नहीं है, सिन्हा ने कहा। ये कॉलेज है, प्लीज़ थोड़ा रिजनेबल होइए, मैंने कहा। मैं रिजनेबल ही हूँ, लेकिन 10 तो बहुत कम है, 15 लगेंगे, सिन्हा ने कहा। शुक्ला जी के लिए भी कोई कंसेक्शन है, मैंने कहा। मैं पहले ही अपने रेट से आधा ले रहा हूँ, सिन्हा ने कहा। 11, मैंने कहा। मैं उसे इस तरह बार्गेनिंग कर रहा था जैसे मैं कोई टी शर्ट ले रहा हूँ। जाहिर है जितने अमाउंट की यहाँ बात हो रही थी उसने मुझे सुन कर दिया था। 12.5, डन। अब मुझे अपने बड़े भैया के सामने शर्मिंदा मत करो, सिन्हा ने कहा। मैंने इसके बाद उससे कोई बहस नहीं की। मुझे बाकी के पैसों का बंदोबस्त करना था। तुम अच्छे बर्गनर हो, बेदी ने मुझे शुक्ला जी के घर ले जाते हुए कहा। तुम ही इसे फोड़ो, शुक्ला जी ने मुझे कॉलेज साइड की एंट्रेंस पर एक नारियल थमाते हुए कहा। उनके आसपास अनेक चमचों की भीड़ थी। भूमि पूजन सेरेमनी के साथ ही निर्माण की शुरुआत हुई। ये दिन देखने के लिए मुझे 3 महीने तक यहाँ वहाँ दौड़कर दर्जनों अप्रूवल लेना पड़े थे। UGC और AICT इन प्रिंसिपल अप्रूवल भी मिल गए थे। अंतिम इंस्पेक्शन कॉलेज खुलने पर होना था। अभी तो हमारे पास निर्माण शुरू करने की अनुमति थी। अब बस हमें भगवान का आशीर्वाद चाहिए था। गनीमत है कि भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए नोटों का बंडल देने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने हाथ में नारियल थामा और इधर उधर देखा। आरती अभी तक नहीं आई थी। नारियल फोड़ो बेटा, शुक्ला जी ने कहा। मैं उसका और देर तक इंतज़ार नहीं कर सकता था। मेरे ख्याल से इस दिन का सबसे ज़्यादा महत्व मेरे लिए था। मैंने ये कल्पना करते हुए नारियल फोड़ा कि वो राघव का सिर है। नारियल फोड़ते समय मेरी उंगली कट गई। लोगों ने तालियां बजाई। मैंने कटी हुई उंगली मुंह में रख ली और खून चूसने लगा। गंगाटेक इंजीनियरिंग कॉलेज। 2 मजदूर ने कीचड़ भरी जमीन पर मेटल का एक होर्डिंग लगा दिया। इस मौके पर मुझे ज़्यादा भावुक होना था। आखिर मैंने इस दिन के लिए महीनों तक मेहनत की थी, लेकिन इसके बावजूद मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। शायद इसकी वजह यह थी कि मुझे पता था कि ये दिन देखने के लिए मुझे कितनी घूस देना पड़ा है। मुझे बिजली कनेक्शन से लेकर कंस्ट्रक्शन साइट लेबर अप्रूवल तक के लिए कुल 72,23,000 और 400 रुपये खर्च करने पड़े थे। शुक्ला जी ने 100 से अधिक मेहमानों को बुलाया था, जिनमें प्रेस के सदस्य भी शामिल थे। हमने एक कैटरर भी रखा था जो छोटे सफ़ेद बॉक्सों में मेहमानों को गर्म समोसे और जलेबियाँ परोस रहा था। शुक्ला जी ने सभी को एक काम चलाओ मंच से संबोधित किया। बस 3 साल और उसके बाद ये सपना हकीकत बन जाएगा। ये मेरे शहर को मेरी तरफ से एक तोहफा है जिसके वो काबिल भी है, उन्होंने कहा। मैं आगे की कतार में बैठा था। मैं बार बार मुंह मोड़कर देखता रहा कि आरती आई है या नहीं। शुक्ला जी की स्पीच के बाद प्रेस ने कुछ सवाल पूछे। उनमें से अधिकतर सवाल सीधे सरल थे। वे कॉलेज में पढ़ाए जाने वाले कोर्सेस और अन्य सुविधाओं के बारे में थे। बहरहाल कुछ सख्त पत्रकार उन्हें आड़े हाथों लेने का मौका नहीं चुके। शुक्ला सर, क्या आप इस कॉलेज के मालिक हैं? तो इसमें आपकी हिस्सेदारी कितनी है? एक पत्रकार ने पूछा। मैं ट्रस्टी हूँ, मेरा कोई हिस्सेदारी नहीं है। ये एक नॉन प्रॉफिट संस्था है, शुक्ला जी ने कहा। ज़मीन और कंस्ट्रक्शन के लिए कौन फंडिंग कर रहा है? मिस्टर गोपाल मिश्रा। ये मजदूर हैं और वे इसी ज़मीन के मालिक हैं। क्योंकि मैं यंग टैलेंट को एनकरेज करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने फंड जुटाने में उनकी मदद भर की है, शुक्ला जी ने कहा और एक रुमाल से अपना माथा पोंछ लिया। फंड कहाँ से जुटाया गया? पत्रकार ने आगे पूछा। अलग अलग हितग्राहों से। फिक्र मत कीजिए, किसी ने पैसा लगाया ही है, लिया नहीं है। आजकल का मीडिया कितना शक्की हो गया है, शुक्ला जी ने कहा। सर, गंगा एक्शन प्लान घोटाला में क्या चल रहा है? उसमें आपका नाम आया है, पीछे की कतार से एक पत्रकार ने पूछा।
अब वो पुरानी कहानी हो गई है, कोई घोटाला नहीं हुआ था। हमने नदी की साफ सफाई के लिए पैसा खर्च किया था, शुक्ला जी ने कहा। इस नए विषय ने सभी पत्रकारों को उत्तेजित कर दिया। सभी ने सवाल पूछने के लिए हाथ खड़े कर दिए। नो मोर क्वेश्चन, थैंक यू वेरी मच, शुक्ला जी ने कहा। वे साइड से चले गए। पत्रकार उनके पीछे हो लिए। मैं साइड पर ही रहा और ये सुनिश्चित कर रहा था कि सभी मेहमानों को रिफ्रेशमेंट सर्व किया जाए। ईंटों, लोह और सरियों, अन्न निर्माण सामग्री से लदा एक ट्रक आया। उसके पीछे लाल बत्ती वाली एक एम्बेसडर कार थी। आरती कार से बाहर निकली और मेरी तरफ आई। आई एम सो सॉरी, उसने कहा। पूजा हो गई? क्या आरती के बिना कभी कोई पूजा हो सकती है? मैंने जवाब दिया।